Your civil services dream takes shape with us. We are Delhi IAS Academy. Your dreams, our duty. हेलो स्टूडेंट्स, दिल्ली आईएएस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे मैं अनादि आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। जैसा कि आप सबको पता है कि हम अपने टॉपर से मिलने की एक सीरीज़ चला रहे हैं और उसी सीरीज़ में दिल्ली आईएएस एकेडमी के एक चमकते हुए सितारे हमारे साथ हैं। पंकज सेतपाल जी आज हमारे साथ में हैं। डीएसपी की पोस्ट इनको मिली है, लेकिन इसके पहले भी इन्होंने कई सारे एग्जाम्स निकाले हैं। ऑलरेडी एक गवर्नमेंट सर्वेंट हैं और इस बार इन्होंने डीएसपी की रैंक हासिल की है। हम इनसे जानेंगे आज कि इन्होंने कैसे अपनी स्टडी की, स्पेशली कुछ पिछले इंटरव्यूज के बाद क्वेश्चंस आए थे मेंस आंसर राइटिंग से रिलेटेड। तो पंकज जी का ये थर्ड मेंस का अटेम्प्ट था, तो इसलिए उनसे बेटर कोई नहीं बता सकता हमें कि मेंस की स्ट्रैटेजी कैसी होनी चाहिए। आइए चलते शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको बहुत बहुत बधाइयाँ कि आपकी इतनी अच्छी रैंक आई और आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। थैंक यू। मैंने एनआईटी रायपुर से 2018 में सिविल इंजीनियरिंग से ग्रेजुएशन किया था। उसके बाद मैंने यहीं पर जून 2018 में एडमिशन लिया और 19 पीएससी में मुझे एजेस का सिलेक्शन मिला, जिसे मैंने नहीं लिया क्योंकि 20 में सीटीआई मिला था। बिल्कुल। और 1.5 साल से यहाँ पोस्टेड हूँ। और सौरभ सर ने एक चीज़ कही थी उस टाइम पे कि मैं तुमको टॉप 5 में देख रहा हूँ। उस टाइम 111 रैंक आई, फिर 78 आया, अभी 33 आया है। होपफुली फिर से मेंस लिखा है इस बार टॉप 5 में होने के चांसेस बहुत आई है। इस बार उनके वर्ड्स को सही साबित करना है। बिल्कुल विश करते हैं हम कि ऐसा ही हो और हम ये इंटरव्यू फिर से करें आपके साथ एज अ डीसी। आपकी स्ट्रैटेजी क्या रही? मतलब आपने कॉलेज जस्ट फिनिश आउट किया था, आपने कहीं प्राइवेट सेक्टर में जॉब नहीं की, मतलब आपने सीख भी नहीं किया कि मुझे जॉब करनी है, आपने डायरेक्टली सिविल सर्विस को चूज किया। तो इसका विचार कैसे आया? मतलब स्कूल टाइम से चाहते थे आप, कॉलेज में डेवलप हुआ ये थॉट कि सिविल सर्वेंट बनना है? एक्चुअली कॉलेज के जो थर्ड ईयर है वहाँ पे हम लोग डिसाइड करते हैं कि आगे प्राइवेट सेक्टर में जाना है, पब्लिक सेक्टर में जाना है, क्योंकि वहाँ से सब लोग गेट की कोचिंग, कैट की कोचिंग चालू करते हैं। एंड मुझे अपने एक टीचर की एक लाइन याद है कि यू आर नॉट स्टडिंग बिकॉज यू हैव टू स्टडी, यू आर स्टडिंग बिकॉज यू गेट टू स्टडी। ओके। आपको सोसाइटी ने काफ़ी कुछ दिया है, तो उनमें से एक छोटा फ्रैक्शन होना चाहिए जो सोसाइटी को भी रन करने में हेल्प करे और आगे सोसाइटी को गिव बैक करे। तो थर्ड ईयर से मुझे लगा कि नहीं, सिविल सर्विसेज करना है और मैंने 6 महीने अपने दिमाग को पूरा टटोला कि मेरे को करना है नहीं करना है। तो जब तक मैं फोर्थ ईयर में जाता मैं श्योर हो चुका था कि नहीं, अब ये करना है। ओके। मतलब एक समाज सेवा का जो जज्बा बोलते हैं, जो एक्चुअल में हर सिविल सर्वेंट के अंदर होना चाहिए, बदलाव का एक जो जुनून होना चाहिए, वो आपके अंदर डेवलप होने लगा था। फिर आपने यहाँ पे दिल्ली आईएएस एकेडमी में प्री की कोचिंग की और मेंस की तो आपने दोनों साथ में स्टार्ट किए थे दोनों बैचेस, या वन बाय वन चूज किया? नहीं, मैंने साथ में इंटीग्रेटेड कोर्स लिया था। ओके। जैसा कि मतलब सारे टीचर्स एडवाइस करते हैं कि इंटीग्रेटेड तैयारी होनी चाहिए, वही मैंने किया। ओके। तो ये आपका थर्ड मेंस था। क्या चेंजेस किया आपने जो फर्स्ट मेंस से अभी तक के मेंस के सफर में? आपने क्या क्या चेंजेस किए, स्ट्रैटेजी में क्या चेंजेस किए, या पढ़ने के तरीकों में क्या बदलाव किए? Yes. अभी बहुत सारे एस्पायरेंट्स को लग रहा होगा कि बहुत मोटी मोटी किताब पढ़ने से, बहुत ज़्यादा ज्ञान बटोरने से रैंक अच्छी है। बिल्कुल। नॉलेज आपको 111 रैंक तक लेके आ रहा है, उसके बाद आपको चाहिए वैल्यू एडिशन। ओके। एंड मेरी पढ़ाई का मोटो आफ्टर दैट वाज स्टीलिंग द एक्स्ट्रा हाफ मार्क। ओके। कैसे वो 2.5 नंबर को 3 नंबर करे, कैसे 5 को 6 करे, कैसे 8 को 10 करे। एंड दैट हैपेंस व्हेन यू ऐड करंट अफेयर्स, आप ऐड कीजिए, स्टैटिस्टिक्स आप ऐड कीजिए, कुछ ग्राफ, डायग्राम, फ्लो चार्ट कुछ बनाने की कोशिश कीजिए, तो उससे आपको एक्स्ट्रा मार्क्स मिलते हैं। ओके। या कुछ क्रिएटिविटी दिखाइए, हर जगह नहीं कर सकते बट हाँ थोड़ा थोड़ा। बिल्कुल बिल्कुल। क्वेश्चंस की रिक्वायरमेंट के हिसाब से आपको वो फुलफिल करना चाहिए। जब हम मेंस की प्रिपरेशन में देखते हैं, तो जैसे आप इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हैं, तो बहुत सारे सब्जेक्ट ऐसे होते हैं जो बहुत टफ लगते हैं कुछ स्टूडेंट्स को। तो आपके लिए हार्डेस्ट पार्ट क्या था मेंस का? मेंस के लिए मेरे लिए देखा जाए तो एक सरप्राइजिंग चीज होती है कि इंजीनियरिंग के स्टूडेंट साइंस में कम स्कोर कर रहे हैं और आर्ट्स वाले, बिल्कुल। और हम लोग पेपर 5 में अच्छा करके आ रहे हैं इकोनॉमिक्स में। हाँ, तो मेरे को मैथ्स में ये डर लगता था क्योंकि साइंस में टाइम मैनेजमेंट का इशू होता है, डायग्राम साइग्राम बनाना, प्लान, और मैथ्स में फिर गलती हो जाती है प्रेशर के मारे। बिल्कुल बिल्कुल। 2 3 4 नंबर का एक क्वेश्चन बिगड़ ही जाता है। तो वो मुझे डर हमेशा रहता था कि मैं मैथ्स में कुछ गलती ना करूं, क्योंकि मैथ्स कमजोर नहीं है मेरा, बट फिर भी बिगड़ जा रहा है। ओके। बाकी ऐसा कोई दिक्कत नहीं। और लैंग्वेज में मतलब तीनों लैंग्वेज आपकी स्ट्रांग नहीं हो सकती, कोई ना कोई एक में आप वीक पड़ेंगे। तो फिर कैसे मैनेज किया उसको? एक पोर्शन जिसमें से जो अच्छे से बनता है वो कंप्लीट बनता है और एक नहीं बन रहा, तो थोड़ा मैनेज कर लिया उसको, वैसा कुछ?
बेसिक बुक आप एक पढ़िए जिससे सभी पढ़ रहे हैं, एंड द थिंग इज कि अगर आप एक लैंग्वेज में पीछे हट रहे हैं तो किसी और लैंग्वेज में आप कवर कर लेंगे। ओके, तो ये स्ट्रैटेजी फॉलो करनी चाहिए बाकी स्टूडेंट्स को भी। मेंस आपने जब 3 बार लिखा है तो फर्स्ट आपने जो नोट्स बनाए थे तो वही कंटिन्यू किया, या फिर उसमें कुछ वैल्यू एडिशन वाली जो बात आपने की वैसा कुछ किया, या फिर न्यू बुक से ही नया तरीके से पढ़ना स्टार्ट किया था? नहीं, न्यू बुक से तो मैं नहीं पढ़ता, मुझे लगता है बेसिक बुक से पढ़ना चाहिए। रेड पेन या फिर किसी अलग कलर की पेन से आप कोई आपको नया फैक्ट मिल गया, ओके, जैसे ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री आप पढ़ रहे हैं, आपको पता चलता है कि अच्छा साणंद में ईवी की फैक्ट्री टाटा ने फोर्ड के एक्वायर की हुई है, कुछ करंट अफेयर्स ऐड कर दीजिए, तो वो मैं बुक के ऊपर लिख दे रहा हूँ। या पॉलिटी में कुछ नया इवेंट हो गया, डिफेक्शन हो गया कहीं पे, उसको नोट डाउन कर दीजिए। ओके, ओके, पोल्यूशन के स्टैटिस्टिक्स, एनवायरनमेंट, ऐसा ऐड करते रहो, उसको रिच बनाते रहो, बट हाँ ऐसा बुक्स चेंज नहीं किया मैंने। ओके। करंट अफेयर्स की बात की आपने, अभी तक छत्तीसगढ़ पीएससी में बहुत सारे स्टूडेंट जो ये मानते हैं कि नहीं, करंट अफेयर्स की उतनी नीड नहीं है, पढ़ने की रिक्वायरमेंट नहीं है, जैसे यूपीएससी के कंपैरिजन में तो काफ़ी कम है। लेकिन इस बार जो प्री का पेपर गया उसमें काफ़ी चेंजेस देखने के लिए मिले हैं हमको, आपने भी दिया है तो आपको भी पता होगा। तो करंट अफेयर्स से रिलेटेड क्या स्ट्रैटेजी फॉलो करनी चाहिए हमें? करंट अफेयर्स की देखिए दो तरीके से लोग पढ़ते हैं, एक तो जो डेली न्यूज़पेपर पढ़ते हैं और दूसरा मैगजीन से पढ़ते हैं। ठीक है, तो मैं मैगजीन से पढ़ने वालों को ये नहीं बोलता कि आप गलत कर रहे हो, बट थिंग इज कि उसको सिर्फ मैगजीन को मत ऐसे एक किताब की तरह मत रटो, उससे गूगल करो, उससे जुड़े स्टैटिक फैक्ट्स को देखो, थोड़ा एक्टिवली उसको पढ़ो। ओके, क्योंकि इस बार भी यही हुआ कि मतलब हमारे एक कलीग थे जिन्होंने करंट अफेयर्स के जो पॉइंट्स होते थे उनको वो एक्टिवली और पढ़ते थे, उसको डीप में स्टडी करते जाते थे। प्री में उनका स्कोर इस बार भी 100 से ऊपर था। ओके, जबकि इस बार 100 से ऊपर स्कोर करना मुश्किल है। बिल्कुल, बिल्कुल। प्री की अगर बात की जाए, आपने स्कोर्स का बताया अभी, तो कितने क्वेश्चंस अटेम्प्ट करना चाहिए, ये भी बहुत बड़ा क्वेश्चन रहता है स्टूडेंट्स के मन में। तो आपने क्या फॉलो किया, क्योंकि 3 बार मेंस लिखा है तो ऑब्वियसली तीनों बार प्री निकला, और प्री को सबसे टफेस्ट पार्ट माना जाता है, क्योंकि आप मेंस में तो आप अपनी स्किल दिखा करके स्कोर कर ही सकते हैं, प्री में टिक लगाना होता है। तो वो आपने कैसे क्या फॉलो किया उस समय? प्री में मैं एक चीज कहना चाह रहा हूँ कि पिछले 2 वर्ष से प्री में थोड़ा पैटर्न शिफ्ट हुआ है, और इसके अलावा मैंने इसका रेंजर का भी एग्जाम दिया था जहाँ पे मेरा पेपर 1 में 199 आया है। ओके, और ऐसा नहीं है कि मैंने नई बुक से या बहुत भारी भारी चीजें पढ़ी हैं, उसी बेसिक नॉलेज के साथ वही बेसिक चीजें की हैं और मैं एग्जाम्स क्लियर कर पाया हूँ। ओके, बेसिक चीजें पढ़नी है। कई ऐसे हो रहे हैं कि आजकल नए नए कोचिंग वाले आ रहे हैं कि पूरे नेशनल पार्क्स याद करवा दे रहे हैं, कौन सा ईयर कौन सा स्टेट, इतना नहीं करना है भाई। तुम्हारे दिमाग की एक लिमिटेड कैपेसिटी है, बिल्कुल, साइंटिफिकली समझो, पिछले साल का पैटर्न पकड़ो, वो क्या एक्सपेक्ट कर रहा है, उसी को पढ़ो। एनालिसिस बहुत जरूरी है। फिर भी स्टिल कितने क्वेश्चंस तक अटेम्प्ट करना चाहिए स्टूडेंट्स को? आपने कितने किए अपने टाइम पे? एक्चुअली डिफिकल्टी लेवल पे डिपेंड करता है। जैसे 2021 का जो पीएससी सबसे टफ माना जाता है, उसमें मैंने खुद 55 क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए। ओके, उसके पहले 19 का सबसे इजी था, मैंने 80 क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए। ओके, तो बेसिकली खाली दिमाग से जाना है। पहले से आप सोच के जाओगे मेरे को 70 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने ही है, पेपर टफ आ गया तो आप क्या करेंगे, गलत तुक्के मार के आ जाएंगे। बिल्कुल, हो सकता है प्री निकलता हुआ ना निकले। गो विद एन एम्प्टी हेड एंड लिसन टू योर इंस्टिंक्ट, और इंस्टिंक्ट डेवलप होती है टेस्ट पेपर सॉल्व करने से। बिल्कुल। टेस्ट सीरीज एक काफ़ी इम्पोर्टेंट जगह है सीजीपीएससी को क्लियर करने में। तो आपने टेस्ट सीरीज ज्वाइन की, प्री और मेंस दोनों की, बट वो कोविड का जो टाइम था जब सब कुछ बंद था, तब आपने मेंस के लिए फिर कैसे प्रिपरेशन की थी? 19 और 20 का जो मेंस का पेपर हुआ था उसके लिए। मेंस के लिए एक्चुअली मेरी कोचिंग कंप्लीट हो चुकी थी 2019 में। मैं घर में बैठ के कर रहा था सेल्फ स्टडी, और मैं आंसर्स, जैसे पूरा सबसे बेस्ट स्टडी मटेरियल होता है प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर, उस क्वेश्चन पेपर में आप देखिए और उसके सिस्टर क्वेश्चंस बनाइए। पिछले बार क्वाड पूछा, इस बार नाटो पूछ दे। पिछले बार सचिन तेंदुलकर पूछा, इस बार मिथाली राज पूछ दिया। बिल्कुल, एक पैटर्न होता है। जाजल देव पूछा तो आप सोमेश्वर प्रिपेयर कीजिए, और उन क्वेश्चंस का फिर आप आंसर लिखिए, और फिर उस आंसर को देख के ये सोचिए कि यार मैं इसमें आधा नंबर चुरा कैसे सकता हूँ। ओके, और अपग्रेड कैसे किया जा सकता है, मतलब खुद का ही एनालिसिस करना एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। ऑनलाइन बहुत सारा मटेरियल अवेलेबल है आज की डेट में, यूट्यूब्स पे वीडियो है, और फिर आपका मैगजीन मिल जाती है, पीडीएफ मिल जाता है। तो उसको फिल्टर करके पढ़ना है, या फिर ऑफलाइन सब कुछ बंद करके, जैसे बहुत सारे टॉपर्स करते भी है कि फ़ोन बंद कर दिया बिल्कुल कुछ मंथ के लिए और बिल्कुल यूज़ नहीं किया, तो वैसा कुछ क्या, उसमें से क्या चूज़ किया था आपने? फोन स्विच ऑफ करने का तो मैं पक्षधर नहीं, मैंने खुद कभी नहीं किया। आई विल नॉट बी वेरी आइडियलिस्टिक,
मेरा फ़ोन चालू रहता था। द थिंग इज़ कि आपके पास पूरा ज्ञान का समुंदर आएगा, आप कितना समेट सकते हो अपने दिमाग में। बिल्कुल। और मेरे साथ ये हुआ है कि एग्ज़ाम से पहले 21 पीएससी में हुआ है, 22 पीएससी में। मेरे फ्रेंड ने मेरे को बताया है, इस बार टिकैत राय पूछा था, मेरे फ्रेंड ने मेरे को बताया, एग्ज़ाम में याद नहीं रहा, क्योंकि वो मेरे कोर्ट नोट्स का हिस्सा नहीं था। ओके। इसके पहले जो सिंथेटिक ए प्रायरी जजमेंट मेरी फ्रेंड ने बताया था, मेरे को याद नहीं रहा। ओके। द थिंग इज कि जो आपके कोर नोट्स का हिस्सा नहीं है वो आप शायद भूल जाओगे, तो 10 जगह से पढ़ोगे याद नहीं रहेगा। एक नोट्स बनाओ या फिर एक कोई भी बुक स्टैंडर्ड उठाओ और सिर्फ उसको 10 बार पढ़ो। ओके। उससे क्वेश्चन नहीं छूटना चाहिए, बाहर से छूट जाए छूटने दो। बिल्कुल बिल्कुल। रिवीजन एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। और रिवीजन जब हम पेपर देते हैं मेंस का, तो कंटिन्यू 4 डेज पेपर होते हैं, 7 पेपर्स लिखने होते हैं, काफ़ी फिजिकल और मेंटल स्ट्रेंथ चाहिए उस टाइम के लिए। तो क्या आपने कभी जब फर्स्ट मेंस लिखा था उसके पहले कभी ऐसे ही बैठ करके 4 डेज पेपर देने के लिए ट्राई किया, या फिजिकल स्टैमिना के लिए आपने कुछ अलग से किया था उस टाइम पे? या डेफिनेटली मैंने उसी टाइम पे आंसर राइटिंग करता था, टेबल पे बैठता था। ओके। और नॉर्मली भी मैं जब आंसर राइटिंग करता हूँ, मेरी कोशिश रहती है कि मैं चेयर टेबल पे बैठूँ, बेड पे ना। रियल एनवायरनमेंट या में। और एग्जाम टाइम पे भी कुछ हैक्स हो सकते हैं कि आप मतलब चाय कॉफ़ी ले लीजिए जिससे आपको ठंडा लगे। बिल्कुल। तो ज़रूरी है, क्योंकि वो 4 घंटे कई 4 दिन कई लोग बैठ नहीं पाते, कंप्लीट नहीं कर पाते पेपर। और स्ट्रैटेजी ये भी होती है कि कई लोग बोलते हैं कुछ छूटना नहीं चाहिए पेपर में, आप कुछ तो लिख करके आइए मेंस के पेपर में, आपका पेपर छूट गया मतलब वो आपका एक माइनस पॉइंट हो जाता है कहीं ना कहीं। तो आपके साथ कभी ऐसा हुआ कि कुछ छूटा पेपर में, या हमेशा कंप्लीट किया आपने? डेफिनेटली छूटता है मेरा, एक्चुअली थोड़े मेरे लेटर्स बड़े हैं, इसलिए मेरे को टाइम का प्रेशर कम आता है, बट छूटा है। ओके। और कई क्वेश्चंस होंगे जो आपको नहीं आते होंगे, तो पैनिक मत कीजिए कि मेरे को नहीं आता। किसी के पास भी अनलिमिटेड नॉलेज नहीं है, किसी और का कुछ और नहीं आता होगा, और टाइम की कमी की वजह से छूट रहा है, कोशिश कीजिए ना छूटे, बट अगर 2-4 नंबर छूट गया तो इतना पैनिक करने की बात नहीं है। ओके। कई बार ऐसा होता है कि फर्स्ट डे का पेपर अगर अच्छा नहीं गया, जैसे लैंग्वेज का और ऐसे का पेपर अच्छा नहीं गया किसी का, सेकेंड डे वो बहुत डिमोटिवेट हो जाते हैं, तो इस चीज़ से ओवरकम कैसे करना चाहिए? लैंग्वेज का पेपर कहाँ, तीनों लैंग्वेज किसकी अच्छी जाती है? इट्स वेरी रेयर। सही है। ठीक है। और 2 पेपर चले गए ना, बाकी के 5 हैं आपके पास। 7 में से कोई ना कोई पेपर तो आपका बिगड़ेगा। हो सकता है कि आप डीसी ना बन पाए, लेकिन 7 पेपर लिख के आओगे, अपना बेस्ट दे के आओगे, कुछ तो बन के आओगे। बिल्कुल बिल्कुल। मतलब एक पॉजिटिव अप्रोच रखनी है कि कोई दिक्कत नहीं है, एक पेपर बिगड़ गया तो नेक्स्ट में हम कवर अप करने की पूरी कोशिश करेंगे, इस तरह से। डेफिनेटली। आपका ये वाला जो एग्जाम है, आपने एक पोस्ट के साथ साथ जॉब करते हुए काफी रिस्पॉन्सिबिलिटी वाली पोस्ट के साथ में ये पेपर निकाला, तो पढ़ाई और जॉब दोनों को कैसे मैनेज किया फिर? अब वो एक तो आपके सीनियर्स का सपोर्ट भी होता है ऑफिस में, वैसा रहना चाहिए। और आई वॉज दिस पर्सन, मेरे को ऐसे बंद कमरे की जरूरत नहीं पढ़ने के लिए। ओके। मैं ट्रेन में बैठा हूँ या मैं फील्ड पे जा रहा हूँ, गाड़ी में बैठा हूँ, मैं मोबाइल उठा के पढ़ सकता हूँ। ओके। और सुबह का स्लॉट जो होता है सबसे प्रोडक्टिव, उसको मैं बहुत अच्छे से यूज़ करता हूँ। फिर शाम को आंसर राइटिंग वगैरह करके बैलेंस हो जाता था। ओके। और बिफोर जॉब कितने घंटे पढ़ना चाहिए? हालांकि ये बहुत सिली क्वेश्चन है, स्टिल स्टूडेंट्स जानना चाहते हैं कि हमारे टॉपर्स कितने घंटे स्टडी करते थे। ये डेफिनेटली बिल्कुल सिली क्वेश्चन नहीं है, बिकॉज आई एम टेलिंग यू 2019-20 में मैं 8 से 9 घंटे दिन का पढ़ता था। और मेरे को ये लगता था कि मैं शायद कम पढ़ रहा हूँ। ओके। मैंने गूगल किया हुआ यूपीएससी के टॉपर कितना घंटा पढ़ते हैं। ठीक है, अभी मैं इतना बोलना चाह रहा हूँ, मेरे से पहले भी कई टॉपर्स बोल चुके हैं कि ऐसा 10-10, 12-12, 14 घंटा पढ़ना कोई जरूरी नहीं है। बिल्कुल वही, क्योंकि बच्चों के मन में अभी भी एक मिथ कहीं ना कहीं है कि नहीं 12 घंटे पढ़ना है, 15 घंटे पढ़ाई करनी है। रिटेन कर पाओगे क्या? और दूसरी चीज, आप एक एडमिनिस्ट्रेटर बनना चाह रहे हो, सोशल लीडर। कोई इंसान जो 12-14 घंटा पढ़ रहा है, उसकी 1 साल पर्सनैलिटी ग्रोथ रुक गई है, क्योंकि वो बाहर की दुनिया से बंद है। बिल्कुल। तो आई डोंट थिंक, मैं तो उसका पक्षधर बिल्कुल नहीं हूँ कि 12-14 घंटा पढ़ना चाहिए। कोई दिन मूड बन गया है, मैंने 12 घंटे टच किए, बट वो लगातार 2 दिन से ज़्यादा कभी नहीं हुआ, फिर तीसरे दिन ओके। कंटिन्यू नहीं हो पाता। और एग्जाम के जस्ट पहले, मेंस के पेपर के जस्ट पहले रिवीजन को किस तरह से करना चाहिए स्टूडेंट्स को अपने? क्योंकि बहुत सारा टॉपिक है, सारे सब्जेक्ट रिवाइज करने और टाइम उतना नहीं होता। जो आपके सब्जेक्ट्स होते हैं ना, उसमें 90% सिलेबस एकदम ईजी होगा। 10% पार्ट होगा जो आपको याद होने में मुश्किल कर रहा होगा। ओके। ठीक है, जैसे हिस्ट्री में कुछ टॉपिक मॉडर्न के होंगे, ट्राइबल रिवॉल्ट्स जल्दी से याद नहीं होते हैं। ऐसा हर सब्जेक्ट में, कुछ कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल्स याद नहीं होते, थ्योरी याद हो जाती है। बिल्कुल। तो आप ना मार्क करके रखिए कि ये टॉपिक्स है जो मेरे को तकलीफ दे रहे हैं।
जब मेरे को ट्राइबल डांसेस सारे याद हो जाते थे, मैं परब और धमनाच में हमेशा फंसता था। मैं उसको लिख के रखता था कि इसको मेरे को पेपर के पहले देखना है। तो वो 10% को सेग्रीगेट कीजिए और एक हफ्ते में सिर्फ उस 10% को देखिए। मतलब जो 90% बन रहा है वो तो बन ही जाएगा, जो 10% में जहाँ पे आप अटक रहे हैं उसको बार बार रिवाइज करना ज़रूरी है। इंटरव्यू की बात करते हैं अब। इंटरव्यू भी एक इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है। मेंस में आपके नंबर, हालांकि मेंस में जितने ज़्यादा अच्छे नंबर आते हैं उतनी रैंक आपकी इंप्रूव होगी। इंटरव्यू का फिर भी एक अच्छा खासा बड़ा रोल है। इंटरव्यू की स्ट्रैटेजी कैसे आपने फॉलो की, क्योंकि मॉक इंटरव्यू भी आपका दिल्ली आईएएस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे डला हुआ है, उसमें तो आपने काफ़ी कॉन्फिडेंट होकर के आंसर दिए थे। तो फर्स्ट इंटरव्यू से अभी तक के इंटरव्यू में क्या चेंजेस आए, या क्या आपको लगा कि मुझ में ये बदलाव की ज़रूरत है तो मुझे और अच्छे नंबर स्कोर मतलब मिलेंगे? मुझे एक सीनियर ऑफिसर ने कहा था कि इंटरव्यू में उनको एक ऑफिसर देखना चाहिए। ये मैंने सुना, फर्स्ट इंटरव्यू में समझ नहीं पाया। लेकिन जब पोस्टिंग मिली तो समझ में आया कि क्या फर्क होता है। ठीक है, कितनी पॉजिटिविटी, कितना कंस्ट्रक्टिवनेस आपकी सोच में आता है, और आप रिलैक्स्ड हो। पहले इंटरव्यू में आप सिर्फ अपना ज्ञान देने जा रहे हो, आप सोचते हो कि मैं मेंस की तरह पढ़ दूंगा, और जो क्वेश्चन देंगे एक में भी सॉरी नहीं बोलना है, मेरे को सही बोल के आना है। अच्छा, सेकंड इंटरव्यू में आप रियलिस्टिक होते हो। मेरा जो लेटेस्ट इंटरव्यू हुआ था उसमें ऐसा हो रहा था कि वो लोग मुझे डिस्टर्ब करने या थ्रो ऑफ करने की कोशिश कर रहे थे। दे वर ट्राइंग टू चेक कि ये टिक रहा है कि नहीं। और एक दो क्वेश्चंस में ऑफ कोर्स सॉरी बोलना पड़ता ही है, बट आई हेल्ड माय ग्राउंड, एंड शायद इसलिए मुझे अच्छे मार्क्स मिले हैं। हाँ, क्योंकि आप जिस पोस्ट के लिए तैयारी कर रहे हो वो काफ़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी और पब्लिक से जुड़ी हुई चीज़ें, आपका एक डिसीजन लोगों की लाइफ चेंज कर सकता है, तो बिल्कुल ज़रूरी है। अब आगे आपके क्या प्लान्स हैं? अभी आप डीएसपी पोस्टेड हो जाएंगे कुछ टाइम के बाद में, और आपका फिर हो सकता है मेंस का रिजल्ट भी जल्दी आ जाए, तो अब आगे क्या फ्यूचरिस्टिक क्या अप्रोच और क्या प्लान्स हैं आपके? देखिए, अभी जो मेंस का रिजल्ट आएगा उससे हो सकता है कि मेरा पूरा डायरेक्शन ही चेंज हो जाए। बिल्कुल। ठीक है, तो मैं बहुत ज़्यादा अभी ब्रॉड लेवल पे प्लानिंग नहीं कर रहा हूँ, स्पेसिफिक प्लानिंग। ऊपर से एकेडमी में भी मुझे बहुत ज़्यादा टाइम मिलेगा नहीं। बट हाँ, मेरी इच्छा रही थी कि सीजीपीएससी जब कंप्लीट होगा तो मे बी मैं यूपीएससी की तैयारी करूंगा। अब वो डिपेंड करता है कि वहाँ पे मुझे कितना टाइम मिलता है और मेरे लिए कितना फिजिबल होता है करना। क्या यूपीएससी के लिए, क्योंकि आपको काफ़ी टाइम देना पड़ता है स्टडी से लेके सब चीज़ों पे, ऐसा कुछ सोचा है कि मुझे ये सब्जेक्ट डिसाइड करना है पेपर के लिए, यूपीएससी के लिए? अभी नहीं, कोई प्लानिंग नहीं है। मैं एक्चुअली ऐसा था कि जब तक सीजी रहेगा तब तक सीजी के लिए सोचना है। और मेरा मेंस खत्म हुए 10 ही दिन हुए हैं। और 10 दिन से मैं सिर्फ अपने दिमाग को आराम दे रहा हूँ। जो कि बहुत ज़रूरी है। बहुत ज़रूरी था। मतलब ये मेरे 5 साल में 10 दिन ऐसे मिले कि मेरे को जरूरत नहीं है फ्यूचर के बारे में सोचने की। बिल्कुल, आप ऑलरेडी एक सिक्योर्ड पोस्ट पे है। अब इसके आगे जो भी आपको डायरेक्शन गॉड विल बोलते हैं जिसको वो होगा। जैसे आपने माइंड को रिलैक्स करने की बात की अभी, तो स्टूडेंट्स प्रिपरेशन करते करते एक टाइम पे ऐसी जगह पे पहुंचते हैं जब वो ड्रेन्ड हो जाते हैं, मेंटली फिजिकली दोनों तरीके से ट्रेंड हो जाते हैं। फिर जो स्टूडेंट बाहर रह के पढ़ते हैं, फैमिली से दूर होते हैं, तो एक सपोर्ट उनको नहीं मिल पाता है। ऐसा कुछ आपके साथ आपको फील हुआ, या फिर आपके पास ऐसा दोस्तों का ग्रुप वगैरह था जिससे आप ओवरकम कर पाए? कभी फील ही नहीं हुई ये सारी चीज़ें? ये होंगी वो। मैंने एंटिसिपेट कर लिया था कि पढ़ाई मतलब कैसे करनी है, और एक रिदम होना चाहिए, या तो कि ऐसा कि मैं सुबह से पढ़ रहा हूँ 6 बजे तक मैं बहुत रगड़ के पढ़ूंगा, 6 बजे के बाद मैं रिलैक्स करूंगा। या मेरा ऐसा होता था कि हफ्ते में मेरे को 6.5 दिन अच्छे से पढ़ना है, सैटरडे हाफ डे या संडे हाफ डे मेरे को रिलैक्स करना है। उस टाइम पे या तो मैं फ्रेंड्स के साथ वीडियो कॉल कर लिया, कॉन्फ्रेंस कॉल कर लिया, बीच बीच में घर में जाते रहता था। मेरी फैमिली ज़्यादा दूर रहती नहीं है यहाँ से। बिल्कुल। तो घर वालों के साथ भी मेरा कभी ऐसा नहीं हुआ कि पढ़ाई के कारण मैं उनसे एकदम ही दूर रहा हूँ। मतलब कनेक्शन ज़रूरी है, आप एकदम एक आइसोलेट आइलैंड में रह करके पढ़ाई नहीं कर सकते? कर सकते हैं शायद, और शायद टॉप भी कर लें। बट फिर आपके वो एडमिनिस्ट्रेशन में जाने के बाद तो आपको लोगों से इंटरेक्ट करना है ना। बिल्कुल। आपका पर्पस ही डिफीट हो जाएगा अगर आप लोगों से इंटरेक्ट करना छोड़ दें। बिल्कुल बिल्कुल। फैमिली का सपोर्ट कैसा रहा आपकी एंटायरली पूरी कंप्लीट जर्नी में अभी तक की? फैमिली ऑफ कोर्स बहुत ज़्यादा सपोर्टिव रहती है, सबके क्लीशे रोल्स होते हैं। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ है, मेरा छोटा भाई है। वो हर बार दूसरे तीसरे दिन आके भाई कब बन रहे हो वो हाँ, वो पोक करते रहता था, तो अच्छा लगता था कि मतलब अपने आप को मेरे को बिल्कुल गोल भूलना नहीं है। बिल्कुल, उस भाई को ज्यादा कॉन्फिडेंस था कि बन जाओगे, लेकिन कब बन रहे हो बस। और फाइनली हो गया। तो कैसा रहा सबका रिएक्शन? क्या डिफरेंस फील हुआ? मुझे ये जानना बहुत इंपॉर्टेंट लगता है कि बच्चों को पता होना चाहिए जो प्रिपरेशन कर रहे हैं कि आप जो पढ़ थे और आप जब बन जाते हैं क्या डिफरेंस फील होता है? मैं कॉइन के दोनों फेसेस आपको बताना चाहूंगा।
जो हाई होता है वो तो 4 ही दिन का होता है। ओके। लेट्स बी ऑनेस्ट। ओके। ठीक है, और मैं इसलिए बता रहा हूँ कि खुद को पूरा मतलब झोंकना पूरी तरह से, लेकिन यू डोंट हैव टू बी आइडियलिस्टिक, नहीं तो फिर मन टूट जाएगा। बट द पॉजिटिव साइड, द अदर फेस ऑफ द कॉइन इज, भाई आप पढ़ रहे हो सम्मान के लिए। ठीक है, मतलब ठीक है आप लोगों के लिए करना चाहते हो, पर कहीं ना कहीं आपको सम्मान तो चाहिए। बिल्कुल। और बहुत मिलता है। बिल्कुल, मतलब आप सिलेक्ट होते हो, वहां से आपको दिखने लगता है कि लोग कैसे आपको ग्रीट कर रहे हैं और कैसे विश कर रहे हैं। अभी ज्वाइन हुआ नहीं है, उसके बाद भी। हाँ, मोहल्ले पड़ोस रिश्तेदार तो काफी बताने लग जाते हैं कि अरे ये हम बचपन से देखा है ऐसे, ऐसा कुछ। या होता है। इंस्पिरेशन होंगे आप अपने आसपास के छोटे बच्चों के लिए जो अभी आपके घर पे होंगे या आस पड़ोस में होंगे, आइडियलाइज करते होंगे आपको बहुत सारे लोग, तो ये फीलिंग एकदम इंटायरली डिफरेंट लेवल की होती है। जीत की खुशी तो होती है अपने आप में। आप एक तो जैसे संदीप माहेश्वरी सर की लाइन है कि जो अपनी नज़र में उठ गया वो दुनिया की नज़र में खुद ही उठता है। बिल्कुल। और जब सक्सेस मिलती है, रिजल्ट मिलता है, आप खुद की नज़र में उठ जाते हो कि भाई मैंने कुछ किया है। ओके। लास्ट क्वेश्चन मैं ये पूछना चाहूंगी आपसे कि कोचिंग सेंटर्स का कितना कंट्रीब्यूशन होता है जल्दी सफलता पाने के लिए, या कभी भी आप जब सेलेक्ट हो जाते हैं तो उसमें कितना कंट्रीब्यूशन होता है एक कोचिंग इंस्टीट्यूट का? इसमें मैं दिलियस का एग्जांपल देके बता सकता हूँ। पहला तो सौरव सर का पर्सपेक्टिव कि सिर्फ इवेल्यूशन करना तो पॉजिटिव नेगेटिव हर एंगल से देखना है आपको। दीप सर का जो मेमोराइज करने के हैक्स होते थे, वो कुछ कुछ एक्रोनिम्स देते हैं। Yes. वो मेरे को आज तक याद है मेरे को। ओके। वो शुक्लाल पांडे भूल भुलैया और गिया याद दिलाया था उन्होंने, भूल गिया बोल के, मेरे को अभी तक याद है वो। ओके। और आंसर राइटिंग मैं चेक कराता था, उस टाइम पंकज सर हुआ करते थे, उनसे मैं आंसर्स चेक कराता था। सबसे बड़ी चीज कोचिंग से माहौल बनता है, आप अपने आसपास वालों को देखते हो। ओके। तो उनको देख के या तो आप बनोगे या तो बिगड़ोगे। ये तो अपने ऊपर है, बिल्कुल। अभी आपकी चॉइस है। तो बहुत अच्छा लगा पंकज जी आपसे बात करके। लास्ट में मैं चाहूंगी कि आप हमारे स्टूडेंट्स को एक मैसेज दीजिए, जो भी आपको लगता होगा, जहाँ पे जो मैसेज शायद आपको आपके टाइम पे नहीं मिला होगा, वैसा कुछ आप बोलना चाहें तो बिल्कुल व्यूअर्स को बता सकते हैं। दो चीज़ें मैं कहना चाहूँगा। आपके दिमाग में जो मिथ है कि बहुत पढ़ने से या बहुत सारी किताबें पढ़ने से होता है, यूपीएससी वाले भी ये मानेंगे कि नहीं होता ऐसा। ठीक है। और दूसरी चीज़, मेंस का जो एग्जाम होता है ना 4 दिन का, आपने साल भर कितना पढ़ाई की, ठीक है, उस 4 दिन में कई बार होता है कि आप मैनेज नहीं कर पाए, आपकी मेहनत धरी की धरी रह जाती है। एंटिसिपेट कीजिए क्या चैलेंजेस आएंगे। बॉडी, मैं तो झंडू बाम लेके जाता था हाथ दर्द तक लिखने से। तो पूरा एकदम, और ऐसा समझे कि आप एक मैच खेलने जा रहे हैं, टेस्ट मैच खेलने जा रहे हैं, आप खेलने ही जा रहे हो। और अब तो और ऐसा हो गया है कि स्ट्रेस मैनेजमेंट, टाइम मैनेजमेंट सब कुछ आ गया, अब नॉलेज की वैल्यू कम होते जा रही है। बिल्कुल। सो बी एन एडमिनिस्ट्रेटर देयर इटसेल्फ। ओके, मतलब मन से सोच लीजिए कि आप बन चुके हैं और वैसे ही परफॉर्म करना है आपको। आपका एडमिनिस्ट्रेटर वहीं से चालू हो जा रहा है। ओके। थैंक यू। थैंक यू सो मच। तो ये थे पंकज जी हमारे साथ, और नेक्स्ट वीडियो में हम फिर मिलेंगे किसी चमकते हुए सितारे से, किसी टॉपर से। तब तक के लिए नमस्कार।